नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस विशेष वीडियो में, यानी यूं कहें कि इस विशेष सत्र में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम होता है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक नॉर्मल टर्म में हम बात करें तो अक्सर इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं कि यार क्या पर्सनैलिटी है इस आदमी की, क्या लगता है ये व्यक्ति। तो ये वास्तव में हम आम भाषा में जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं या फिर जिसको व्यक्तित्व कहा जाता है, उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, इसी की चर्चा इस खंड में हम करेंगे। कुल 4-5 लेक्चर्स का ये टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की संकल्पना यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, कहां से ये शब्द आया है, कौन सी भाषा से इसका उद्धरण हुआ है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में। और इस वीडियो में हम इसके साथ साथ व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता, परिभाषा या महत्वपूर्ण कथन और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उनकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट करे बिना इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स आपके साथ में ही संलग्न किए हुए होंगे वीडियो में, तो आप उन्हें भी साथ में देखते हुए चलिए। और वीडियो के साथ नोट्स बनाने का उपक्रम आप व्यक्तिगत रूप से आपको पसंद हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके वीडियो में जो नोट सेक्शन है वहां से आप नोट्स डाउनलोड कीजिए और उसको साथ में आप प्रिंट आउट लेके पढ़िए, तो कम समय में आप और ज्यादा बेनिफिशियली अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी नामक इस शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी व्यक्तित्व शब्द आए आपको इसका अंग्रेजी संस्करण या इंग्लिश ट्रांसलेशन याद रखना है और वो होता है PERSONALITY, पर्सनैलिटी। हम अमूमन इस शब्द का इस्तेमाल करते भी हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द जो है साथियों, वो लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से। वैसे हम मनोविज्ञान में ज्यादातर जितने भी शब्द पढ़ते हैं उनमें से करीब करीब, सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से ही हुई मिलती है हमें। तो लैटिन भाषा का वो जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है पर्सोना। पर्सोना से पर्सनैलिटी। अब इस पर्सोना का मतलब क्या होता है? तो इस पर्सोना का मतलब होता है साथियों मुखौटा। अक्सर पुराने समय में नाटककार जो थे वो चेहरे पर मास्क लगाकर या मुखौटा लगाकर अभिनय करते थे। जैसे कोई गंभीर अभिनय करना है, कोई हंसने का अभिनय करना है, तो एक तरह का मुखौटा लगा दिया और फिर उस तरह का अभिनय किया, तो लोगों को लगता था कि यह पात्र इस वक्त हंस रहा है। उन्होंने कोई गुस्से वाला या कोई एकदम गंभीर किस्म का मुखौटा लगा लिया तो ऑडियंस को या दर्शकों को या प्रेक्षागृह में मौजूद सभी लोगों को लगता था कि यह भाई गुस्सा हो रहा है। इसका अंदाजा आप वर्तमान दृष्टिकोण में लगा सकते हैं कि हम हंसें या रोएं या खुश हों, पता नहीं, लेकिन जब हम व्हाट्सएप या इस तरह के सोशल मीडिया के जरिए चैट का इस्तेमाल करते हैं तो हम अक्सर अलग अलग किस्म की इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। और ये इमोजी जो हैं ये उस वक्त हमारे मूड को बता देती है कि इस वक्त हम गुस्सा हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं। तो पर्सोना कुछ इसी तरह का मुखौटा था जिसे यूनानी रोमन जो नाटककार थे, जो वहां के कलाकार थे, वो इस्तेमाल करते थे चेहरे के अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए। तो यहां पर एक शब्द आता है, एक वाक्य आता है कि पर्सनैलिटी से हमें यह पता चल जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करेगा। पहली चीज, कोई भी विशेष परिस्थिति हो उसमें कोई व्यक्ति किस प्रकार से एक्ट करेगा, यह हमें उसकी पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा। कोई गुस्सैल हो, कोई घर में गड़बड़ हो गई तो हम बोल देते हैं कि अरे यार वो वैसे ही गुस्से वाला है, उसके सामने तुमने ये काम क्यों किया, वो आएगा और डांटेगा। इस तरह की बातचीत अक्सर हमारे घरों में होती है। तो पर्सनैलिटी यह बताती है कि विशेष परिस्थिति में हम किस प्रकार से एक्ट करेंगे। यहां पर दो मनोवैज्ञानिकों का नाम जानना ज्यादा जरूरी है। आप बोलेंगे साहब उनमें से एक गॉर्डन आलपोर्ट है, मैं कहूंगा नहीं, दोनों में से ही नहीं है। गॉर्डन आलपोर्ट निस्संदेह पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की संकल्पना में सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन आलपोर्ट को जानने से पहले भी हमें दो मनोवैज्ञानिकों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले जिनका नाम मैं यहां पे लेना चाहता हूं या लेने जा रहा हूं वो हैं
ऑल्फ्रेड एडलर। ऑल्फ्रेड एडलर की एक किताब आई थी जिसका नाम था इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और इस इंडिविजुअल साइकोलॉजी नामक किताब में अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तित्व को जीने का ढंग बताया, लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सनैलिटी, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो व्यक्तित्व उनके नजर में क्या है? जीने का ढंग। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं, हम अभी परिभाषाओं में उनका जिक्र भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, और व्यक्तित्व को लेकर उनकी 16 कारक प्रश्नावली, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं बात कर रहा हूं रेमंड कैटल की, और कैटल के नाम से भी एक बात आपको व्यक्तित्व के लिए जान लेनी चाहिए। कैटल कहते हैं कि व्यक्तित्व वो है जिसके जरिए यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेगा। व्यक्तित्व वह है जिसके जरिए यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहली कि व्यक्तित्व को कहते हैं पर्सनालिटी। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से आता है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। अल्फ्रेड एडलर इसे अपनी पुस्तक इंडिविजुअल साइकोलॉजी में लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन, जीने का ढंग कहते हैं। और कैटल कहते हैं कि एक ऐसी विषय वस्तु जिसके जरिए यह भविष्यवाणी की जा सके कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, व्यक्तित्व है। अब आइए एक बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा जानते हैं, गॉर्डन आलपोर्ट के द्वारा दी हुई परिभाषा, जिन्होंने करीब उससे पहले, यानी इनके रिसर्च, इनके अनुसंधान से पहले करीब 50 परिभाषाओं का अध्ययन किया। कितनी परिभाषाओं का? माफ कीजिएगा, 49 परिभाषाओं का अध्ययन किया, और 50वीं परिभाषा के रूप में आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा दी। अब आलपोर्ट को यह परिभाषा देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले कुछ लोग मानते थे भाई मुखौटा है, यानी कि बाहर से व्यक्ति कैसा दिख रहा है, तो लोग मानते थे कि भाई बाहर से व्यक्ति कैसा है, बाहरी गुण क्या है उस व्यक्ति के, वो व्यक्तित्व है। कुछ समय बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आए, बोले नहीं, बाहर ही नहीं है, भीतर से जैसा व्यक्ति है वो व्यक्तित्व है। आलपोर्ट ने सबसे ज्यादा संतुलित परिभाषा व्यक्तित्व की दी। हालांकि इनकी परिभाषा पर भी काफी ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि आगे के मनोवैज्ञानिकों ने डाली, लेकिन वो हमारे कोर्स का विषय नहीं है। हमें जाननी है आलपोर्ट की परिभाषा, तो इस परिभाषा को मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली रूप से यहां पे लिख के लाया हूं, क्योंकि आप एक बार इसे समझेंगे, फिर इस परिभाषा से हम 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं व्यक्तित्व की जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस परिभाषा को जानते हैं कि यह कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर के गुण। अब उन्होंने सीधा ही भीतर के गुण बोल दिया, बहरहाल छोड़ो। भीतर के गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। एक ऐसा मनोशारीरिक तत्व है, उनका गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ व्यक्ति के अद्वितीय समायोजन का, एक ऐसा एडजस्टमेंट वातावरण के साथ जैसा कोई अन्य ना कर सके। और यह फैक्ट भी है। मान लीजिए कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें 4 अलग अलग या 5 अलग अलग तरह के लोगों को रख दें, तो हर व्यक्ति का उस परिस्थिति में रिएक्ट करने का तरीका, उस पर प्रतिक्रिया करने का तरीका पहले वाले से अलग होगा। तो यह आलपोर्ट की परिभाषा है, और आइए इस परिभाषा के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आलपोर्ट की परिभाषा से हमें 3 चीजें पता चलती हैं। पहला है मनोशारीरिक तंत्र, आपको यह याद रखना है। दूसरा है गत्यात्मक संगठन, और तीसरा है वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण। तो आइए
आलपोर्ट की इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भीतरी गुण के साथ आलपोर्ट ने जो बात कही थी वो थी मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। मनोदैहिक, जिसको हम मनोशारीरिक भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है। व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है, यानी कि इसके अंदर शारीरिक व मानसिक दोनों घटक सम्मिलित हैं। तो यह चीज आपको क्लियर हुई। पहली चीज कि व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है, यानी कि मानसिक भी है और शारीरिक भी है। कोई कहे कि व्यक्तित्व में केवल शारीरिक घटक सम्मिलित हैं, गलत। केवल मानसिक हैं, गलत। दोनों सम्मिलित हैं। तो यह पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब आइए इस डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। डायनामिक इसको जब कहा गया है, गत्यात्मक जब इसको कह दिया गया है मनोवैज्ञानिकों द्वारा, तो यह गत्यात्मक कहने के पीछे अभिप्राय क्या है? गत्यात्मक कहने के पीछे अभिप्राय यह है साथियों, जब हम व्यक्तित्व का मापन और व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे तो हम दो प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे, एक टाइप थ्योरी, एक ट्रेट थ्योरी। ट्रेट जिसको हम कहते हैं शील गुण, और उसी शील गुण की बात गत्यात्मक संगठन के अंतर्गत गॉर्डन आलपोर्ट करते हैं, जीडब्ल्यू आलपोर्ट करते हैं। और आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व के अंतर्गत बहुत सारे शील गुण जो हैं वो समाहित होते हैं, जो संगठित स्वरूप में कार्य करते हैं। यानी बहुत सारे गुणों का एक समूह मिलकर आपके व्यक्तित्व को बताता है। ऐसे नहीं है कि आप किसी एक गुण के जरिए उसके व्यक्तित्व को डिफाइन कर दो, नहीं। बहुत सारे छोटे 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 गुण होंगे व्यक्ति में, वो संगठित रूप से कार्य करेंगे और उनके आधार पर किसी के व्यक्तित्व के बारे में आप बात कर सकते हो, पता लगा सकते हो। जैसे मान लो कोई आदमी गुस्सैल हो। अब गुस्सैल भी हो लेकिन थोड़ा सा दिल का साफ हो। कोई व्यक्ति गुस्सैल हो और धूर्त हो, तो अब गुस्सा दोनों को ही आ रहा है। आप समझिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। गुस्सा तो दोनों को ही आ रहा है, लेकिन गुस्से के साथ साथ एक व्यक्ति दिल से भी अच्छा है और एक व्यक्ति दिल से बुरा है, धूर्त है, एक तरह से कह सकते हैं कनिंग किस्म का है व्यक्ति। तो क्या आप दोनों के गुस्से को एक ही तराजू पर तोल सकते हो? दोनों को एक ही तराजू पे रख सकते हो? नहीं। इसी की बात यहां पर गॉर्डन आलपोर्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है, इसके अंतर्गत विभिन्न शील गुणों का समूह सम्मिलित है। विभिन्न शील गुणों का समूह सम्मिलित है, और यह जो समूह है ये परिवर्तनशील भी है। यह भी याद रखिएगा, समूह है जो कि संगठित स्वरूप में कार्य करेगा। एक शब्द और आपको याद रखना है, कैसे कार्य करेगा? संगठित रूप में कार्य। और ये जो गुण है ये परिवर्तनशील है, यानी इनमें बदलाव संभव है। यह व्यक्तित्व की एक बड़ी खास विशेषता है जिसको आपको याद रखना है कि इसमें बदलाव संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व आज जैसा है, आज के 10 साल बाद बिल्कुल वैसा होगा। अगर ऐसा होता तो हम ऐसे थोड़ी कहते। आप में से जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जब वो घर में रहते हैं, मम्मी ये खाना बनाओ, ओ कौन खाऊं, ओ खाशूं, इया कौन करूं, और रोटी खुआ, ओ सब्जी बना, कड्डी खुआ, चटनी खुआ। और जब वो बाहर रहने लग जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि घर में जैसा भी मिल रहा था बहुत अच्छा मिल रहा था खाना। अब वो जब वापस घर पे आते हैं, माँ कहती है कि बेटा तेरे को ये सब्जी बना, तू, अरे नहीं तू जो बनाएगी मैं वो खा लूंगा। तो माँ क्या कहती है, यार थोड़ा समझदार हो गया। तो ये समझ कैसे व्यक्तित्व में व्यक्ति में डेवलप हुई, विकसित हुई समय के साथ। और इसीलिए गुण जो है ये फिक्स नहीं होते, रिजिड नहीं होते, ये परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए इनके लिए डायनामिक और गत्यात्मक शब्द इस्तेमाल हुआ है। वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण। बिल्कुल हर व्यक्ति का वातावरण के साथ
साक्षात्कार करने का, व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया। तो हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति वातावरण के साथ अपने ढंग से समायोजन करता है। प्रत्येक व्यक्ति वातावरण के साथ अपने ढंग से समायोजन करता है और इसीलिए इसे अपूर्व समायोजन का निर्धारण, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मनोवैज्ञानिकों के कथन जान लेते हैं। इनको आपके नोट्स में आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे और आपको इन्हें, सही बात कहूं तो इन्हें रटना है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले वैलेंटाइन का कथन देख लेते हैं। वैलेंटाइन साहब कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व में जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां शामिल हैं, यह बात कहते हैं वैलेंटाइन साहब। गिलफोर्ड साहब का कथन है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्ति में जो गुण हैं उनका समन्वित रूप जो है वो व्यक्तित्व है, यह गिलफोर्ड साहब का कथन है। फिर आते हैं प्रिंस साहब के कथन पे। प्रिंस कहते हैं कि व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित वृत्तियों का योग है। समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित वृत्तियों का योग है। कैटल, बिल्कुल अभी अभी हमने बात कही कि व्यक्तित्व वह है जिसके जरिए हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। फिर बात करते हैं मन के वर्गीकरण की या मन के कथन की। व्यक्तित्व मन की रचना, व्यवहारिक ढंग, रुचि, अभिवृत्ति, सामर्थ्य एवं योग्यता का विलक्षण संगठन है। व्यवहारिक ढंग, रुचि, अभिवृत्ति, सामर्थ्य एवं योग्यता का विलक्षण संगठन है, यह बात कहते हैं मन साहब। बोरिंग और उनके साथी कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। इसकी बात हमें आलपोर्ट की परिभाषा में भी सुनने को मिलती है। व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है, ठीक है। बिगी एंड हंट कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख क्या करेगा? व्यक्तित्व करेगा। ड्रेवर का कथन है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। यह ड्रेवर साहब का कथन है। उसके बाद लिंटन साहब का कथन है, यह कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित रूप है। रेक्स कहते हैं कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। अब ये देखो, कथन है, परिभाषाएं, इन्हें रटना है। आप इनको वीडियो पॉज करके लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और आपके पास जो पीडीएफ नोट्स हैं आप उनको डाउनलोड करके वहां से भी चेक कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये समझाए नहीं जा सकते, इनको रटना पड़ेगा। प्रश्न अगर इनसे आता है तो सीधा सीधा एक कथन दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का दिया हुआ है। बहरहाल, आइए, इतना कुछ जानने के बाद अब हम हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में पहली विशेषता आप लिखिए कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा, अद्वितीय और विशिष्ट होता है। भाई, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से अलग है। हर व्यक्ति के अंदर गुणों का एक ऐसा समूह है जिसमें से कुछ गुण हो सकता है दूसरे में कॉमन हो जाएं, लेकिन कुछ गुण ऐसे जरूर होंगे जो दूसरे में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा है, अद्वितीय है और विशिष्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है,
व्यक्तित्व पर वंशक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशक्रम और वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए एक ऐसे परिवार से आता है, जैसे हमारे यहां हम जैसे राजस्थान के लोग हैं, तो हमारे अंदर जो जीन्स है राजस्थान के लोगों में, राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा देशभक्ति, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने हमेशा अपनी माटी की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और इस तरह का जो ये देशभक्ति का गुण है, आप देखिए राजस्थान के जो लोग हैं, शेखावाटी के जो लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए वंशक्रम से व्यक्तित्व प्रभावित होगा, नंबर एक। और वातावरण, व्यक्ति जैसे वातावरण में रहेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता जाएगा। कोई व्यक्ति हमेशा से एक ऐसे वातावरण में रहा जहां बहुत ही एलिट, बहुत ही ज्यादा जिसे कह सकते हैं मैनर्स और एटिकेट्स के साथ चीजों को किया जाता है, तो वो गुण उसके व्यक्तित्व में भी आ जाएंगे। वो भी अपने बोलने, चलने या हर तरह के परिस्थिति के साथ समायोजित करने की प्रक्रिया में उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो वंशक्रम और वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, नंबर एक। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि व्यक्तित्व में ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। जो ज्ञानात्मक पक्ष है व्यक्ति के व्यवहार का, जो भावात्मक पक्ष है व्यक्ति के व्यवहार का, वो ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष भी व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्तित्व के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, सम्मिलित होता है। चौथा पॉइंट यहां पर बनता है व्यक्तित्व पर अभ्यास, अनुभव, अधिगम का प्रभाव पड़ता है। अभ्यास का, अनुभव का, अधिगम का किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट जो इसके अंतर्गत आता है, हम जानने की कोशिश करते हैं, वो ये है, यह है व्यवहार संबंधी विशेषताओं के संगठन का संकलन है। व्यक्ति की जो व्यवहार संबंधी विशेषताएं हैं कि कैसा वह व्यवहार करता है, उनका जो संगठन होगा, संगठित स्वरूप में जैसे एक व्यक्ति व्यवहार करता है, उसका संकलन उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, उसके व्यक्तित्व में दृष्टिगत होता है। फिर एक पॉइंट आता है जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। इसमें परिमार्जन की संभावना होती है। परिवर्तनशील है, चेंज किया जा सकता है, बदलाव इसमें संभव है। और परिमार्जन, परिमार्जन मतलब मांझना, पहले से इसे बेहतर करना। हमने अधिगम में भी पढ़ा था, अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है।
तो बिल्कुल जब व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसके व्यक्तित्व की ही एक विशेषता है। और व्यक्तित्व की इस विशेषता, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें बदलाव है, पहले एक व्यक्ति बहुत गुस्सा करता था, छोटी छोटी बात पर तुनक जाता था, अब वो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, उस पर काबू रख लेता है, तो हम कहते हैं कि यार ये अब पहले से थोड़ा अच्छा हो गया, यानी इसने अपने व्यवहार में परिमार्जन कर लिया, उसमें बदलाव कर लिया, परिवर्तनशील है उसका ये व्यवहार। और यहां पर हमने व्यक्तित्व की कुछ 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने की कोशिश करी। आइए कुछ और विशेषताओं के ऊपर नजर डालने की कोशिश करते हैं। यह है शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, विशेषताओं का समुच्चय है। शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का समुच्चय है पहला पॉइंट। दूसरा इसके अंतर्गत, दूसरा मतलब 8वां, व्यक्तित्व की विवेचना में आत्मचेतना का महत्व है। व्यक्तित्व की विवेचना में आत्मचेतना का महत्व है। व्यक्ति की सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसी है, आत्मचेतन उसका कैसा है, इसका भी व्यक्तित्व की विवेचना में महत्व है। व्यक्तित्व द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में संलग्न रहता है। जो उसके कथित लक्ष्य हैं जीवन के, उनकी प्राप्ति में जिस प्रकार से व्यक्ति संलग्न रहता है, कार्य करता है, कोशिश करता है कि भाई जीवन में क्या करना है, उसमें उसका व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब जैसे मान लीजिए आप एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपके घर वाले, आप कभी कुछ एकदम चुलबुलाहट भरी हरकत करते हैं तो आपके दोस्त, आपके घर वाले ये कहते हैं भाई थोड़ा गंभीर रहे, थोड़ा सा गंभीर हो जाए, अपनी परीक्षा को लेकर गंभीर रहे, ये सब चीजें, ये नाच कूद, ये मस्ती मजाक तुझे शोभा नहीं देते, तू अपने टीचर बनने की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो यहां पर आपका व्यक्तित्व जैसा भी है वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, अगर आप उसको सही से उसका प्रयोग करना या इस्तेमाल करना जानते हैं तो। अब व्यक्तित्व से जुड़े हुए गुणों के ऊपर 2 और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अभी जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से व्यक्तित्व का प्रकारात्मक विश्लेषण है, जो टाइप थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी है, वो दोनों यहां पर आपको समझ में आने वाली है। तो देखिए 10वां पॉइंट, व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। अभी कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, एक लाइन और यहां पर लिख रहा हूं, फिर दोनों को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। व्यक्तित्व की कुछ व्यवस्थाएं, कुछ विशेषताएं, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस अर्थ में
गत्यात्मक होती है कि स्थिति के अनुसार यह अनुकूलनशील व परिवर्तनशील होती है। सिंपल सी बात। अब यहां पर पहले तो आपने कह दिया सर कि यह परिवर्तनशील होता है, बाद में आप कह रहे हैं कि यह अपेक्षाकृत स्थायी होता है, फिर आप वापस कह रहे हैं कि परिवर्तनशील होता है। तो साहब कहना क्या चाहते हो गुरुजी, ये तो समझाओ। तो मैं यहां पर आपको पहले एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का नाम सुनते ही अहिंसा नामक एक गुण है जिसको आप महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का पर्याय कह सकते हैं। वो जो भी कार्य करेंगे उसमें अहिंसा, सत्यवादिता जैसे जो इनके गुण हैं वो हमेशा दृष्टिगत होते आए हैं, और आगे भी इनके ऊपर अगर अनुसंधान होगा तो ये सारी चीजें दृष्टिगत होंगी। तो व्यक्तित्व के कुछ गुण, ध्यान से सुनिए, व्यक्तित्व के कुछ गुण अपेक्षाकृत स्थायी होंगे, पूर्णतः स्थायी नहीं, वो रिलेटिवली परमानेंट वाली बात हो रही है। तो ये साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगे, लेकिन कुछ गुण व्यक्तित्व के ऐसे होंगे जो गत्यात्मक होंगे, जिनकी बात आलपोर्ट भी कर चुके हैं, और ये परिस्थिति के अनुसार अनुकूलनशील भी हैं, परिवर्तनशील भी हैं। अब ये बात डिटेल में आपको समझ में आएगी जब हम जो ट्रेट थ्योरी है, विशेषक उपागम जो है, उसको जब हम पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगली वीडियो में जब हम इसकी बात करेंगे कि ये एक बार आपने स्थायी कैसे कह दिया और एक बार अस्थायी क्यों कहा, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। करीब 10-11 विशेषताएं हमने व्यक्तित्व की समझी। अब आइए आगे चलते हैं और एनसीईआरटी में व्यक्तित्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं। स्वभाव, शील गुण, स्ववृत्ति, चरित्र, आदत और मूल्य। आइए इनके ऊपर एक एक सिंपल लाइन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हैं क्या, और इनसे अगर कोई सीधा सीधा प्रश्न एनसीईआरटी से दिया हुआ आ जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा। आइए तो सबसे पहले स्वभाव के बारे में एक पॉइंट जान लेते हैं। एनसीईआरटी में जो चीजें वर्णित हैं, मेंशन्ड है, उनको एज इट इज हम लिखने की कोशिश करेंगे। स्वभाव, एनसीईआरटी क्या कहती है कि यह जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका है। जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका है जिसे हम कहते हैं स्वभाव। शील गुण कहलाता है व्यवहार करने का स्थिर, सतत व विशिष्ट तरीका। व्यवहार करने का स्थिर, सतत और विशिष्ट तरीका क्या कहलाता है? शील गुण। अब बात करते हैं स्ववृत्ति की। किसी विशेष स्थिति में प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की विशेष प्रवृत्ति। किसी स्थिति विशेष में प्रतिक्रिया करने की विशेष प्रवृत्ति।
आप विद्यार्थी अक्सर ये हमें कमेंट करके या व्यक्तिगत रूप से पूछते रहते हैं, ऑफलाइन में पूछते रहते हैं कि सर जो आप क्लासेस हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा रहे हैं, क्या इनमें एनसीईआरटी से जुड़े हुए कंटेंट जो अवेलेबल हैं, क्या इसमें स्टेट बोर्ड की जो किताबें हैं उनसे जुड़ा हुआ कंटेंट है। तो ये आपके सामने एक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एनसीईआरटी में जो व्यक्तित्व से संबंधित शब्दों का एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स में जो भी बातें कही गई है वो हम यहां पर लेके आ रहे हैं। तो आपको जो भी कंटेंट कलाम एकेडमी के जितने भी टीचर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन सब में जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, खासतौर पर एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की किताबें हैं, उनको मानक रूप में हम आधार बनाकर आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं। आइए बातचीत में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं चरित्र या कैरेक्टर के बारे में। तो कैरेक्टर क्या है? नियमित रूप से घटित होने वाला व्यवहार का समग्र प्रतिरूप। नियमित रूप से घटित होने वाला व्यवहार का समग्र प्रतिरूप, जो नियमित रूप से व्यक्ति के अंतर्गत घटित हो। अब बात करते हैं आदत की। तो आदत क्या है? व्यवहार करने का अत्यधिक ढंग। व्यवहार करने का अत्यधिक ढंग क्या है? आदत। और मूल्य क्या है? लक्ष्य और आदर्श। लक्ष्य, मूल्य क्या होते हैं? वैल्यूज। लक्ष्य और आदर्श जो महत्वपूर्ण हैं और उपलब्धि के योग्य हैं। तो ये व्यक्तित्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये आपको नोट्स में भी एज इट इज मिलेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी वो सभी तत्व जो किसी न किसी रूप में हमारे व्यक्तित्व को, हम जैसे भी हैं, हम इसे जनरल एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको जान के चलते हैं। हालांकि कभी परीक्षा में इससे सीधे सीधे प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आया नहीं है इसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि आएगा भी नहीं। तो आइए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से तत्व व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले जैविक, यानी कि वो जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, हमारी आनुवांशिकता, हमारे वंशक्रम से जुड़े हुए हैं। और दूसरे पर्यावरणीय यानी वातावरणीय। आपको याद हो तो हमने अभी कुछ ही स्लाइड पहले व्यक्तित्व की विशेषताओं में भी ये पढ़ा था कि व्यक्तित्व पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, और उनका प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये दोनों तत्व जो हैं ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जैविक या बायोलॉजिकल या वंशक्रम से जुड़े हुए अगर प्रभावित करने वाले कारकों को जाने तो उनमें शरीर अपने आप में महत्वपूर्ण है, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स महत्वपूर्ण है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और बुद्धि को भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। वहीं पर्यावरण संबंधी में भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण है। ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब आइए एक एक करके इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की। तो शरीर की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी हमें वंशक्रम की। वंशक्रम का प्रभाव। आपको याद हो कि किसी भी व्यक्ति के विकास में वंशक्रम और वातावरण अपनी भूमिका निभाते हैं, यह हमने पढ़ा।
कोई भी माता पिता की अगर एक से अधिक संतान है तो वो भी एक समान नहीं होती, उनमें भी जो गुण पाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये भी हम विकास के खंड में पढ़ चुके हैं। तो जब ये दोनों चीजें पढ़ी हैं हमने, तो आप मान के चलिए ये हमने भी जाना होगा, हम भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि एक ही माता पिता के 2 या 3 अगर संतान हो तो एक बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, एक थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है। जैसे भगवान श्री राम थे, बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वो बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। तो इससे आप जान सकते हैं, उनका एक छोटा भाई था भरत, वो अपने भाई को ही अपना भगवान मानता था, वो भाई के प्रति इतना समर्पित था, इतना आदर करता था। तो इस तरह से वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है। शरीर में वंशक्रम के अलावा बाहरी गुण भी आ जाते हैं, हालांकि वो गुण आते वंशक्रम के कारण ही है। तो जितने भी बाहरी गुण, ये आप अभी सिर्फ इस लेक्चर में इस चीज को समझिए, नोट्स जो आपको मिलेंगे वहां पर ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई मिलेंगी ताकि आपको इन्हें समझना आसान रहे। तो बाहरी गुण जितने भी हैं, जैसे रंग है, लंबाई है, वजन है, जिनमें वंशक्रम अपनी भूमिका निभा रहा हो, इनके कारण हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका रंग सांवला है या थोड़ा सा काला है, तो हम उसे कहते रहो कालू अठीना। तो कालू का व्यक्तित्व उस काले रंग के कारण ही हो गया। कोई व्यक्ति लंबा है या कोई व्यक्ति नाटा है तो हम उसको लंबू जी, टिंगू जी इस तरह से कह के पुकारेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का जो शरीर है वो उसके व्यक्तित्व में एक बड़ी भूमिका निभाता है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण किसका होता है? वंशक्रम का। एक पॉइंट हमारा यहां पर क्लियर होता है। फिर बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इससे जुड़ा हुआ एक वाक्य है, उसे जान लीजिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। वे ग्रंथियां जिनसे निकले हुए रस, और रस का मतलब हार्मोन्स, व्यक्तित्व पर या व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जानने की प्रक्रिया में सबसे पहले जिस ग्रंथि को हम जानेंगे, ये एक तस्वीर है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं। जैसे आप अगर इस वक्त वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ये हमारी गले के पास थायराइड ग्रंथि होती है। आपको अगर याद हो तो किशोरावस्था को जब हमने समझाया था, किशोरावस्था के शारीरिक विकास को जब समझा था, तब मैंने ये बात आपको बताई थी कि किशोरों में और किशोरियों में, किशोरावस्था में जो आवाज में परिवर्तन होता है, किशोरों की आवाज में काफी बेस आ जाता है, काफी भारी हो जाती है उनकी आवाज, लड़कियों की, किशोरियों की आवाज काफी कोमल और मधुर हो जाती है, उसके पीछे कारण थायराइड ग्रंथि का ही होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम हाइपोथैलेमस, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, स्वामिनी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे, सेक्स ग्लैंड या फिर गोनाड्स की हम बात करेंगे। तो इन चारों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि ये प्रभावित कैसे करती हैं, इनके बारे में हम फैक्चुअली डिटेल्स अभी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने इसकी बॉडी में पोजीशन आपको बताई थी कि यह है मस्तिष्क के निचले भाग में होती है। तो कहां पर लोकेटेड है? मस्तिष्क के निचले भाग में। और क्योंकि पीयूष ग्रंथि का प्रभाव अन्य सभी ग्रंथियों पर पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके 2 भाग होंगे, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पीयूष ग्रंथि जो है ये अन्य सभी ग्रंथियों पर, चाहे फिर वो एड्रिनल हो, चाहे थायराइड हो, सबको प्रभावित करती है। इसलिए इसे स्वामिनी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे
स्वामिनी ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसके दो भाग होते हैं। इसको इन दो भागों में बांटा जा सकता है, एंटीरियर अगला भाग, पोस्टीरियर पिछला भाग। और ये अन्य सभी ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है, फिर चाहे वो थायराइड हो, फिर चाहे वो एड्रिनल हो, फिर चाहे वो सेक्स ग्लैंड हो जिसको हम गोनाड्स कहते हैं। तो आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में ये इंफॉर्मेशन है छोटी सी जो हमें जान लेनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं एड्रिनल की, जिसे उपवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। किडनी के पास ये लोकेटेड होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां पर मिलता है वो ये कि ये कहां पर लोकेटेड है, ये है किडनी के पास। देखिए, आप में से अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो ज्यादा बेहतर, मैं तो ये कहूंगा कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर इस चीज के बारे में जानता होगा। लेकिन हमें सिर्फ इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिर्फ इनके नाम और कुछ एकाध विशेषताएं जान लेनी है कि अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई सवाल आ गया तो हम इसके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। किडनी के निकट, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जाना वो ये कि ये किडनी के पास है और दो प्रकार के हार्मोन से इससे सीक्रेट होते हैं। पहला एड्रिनलिन और दूसरा कॉर्टिन और जब हम खेलते हैं, जब हमें यकायक कोई उत्तेजना करने वाली बात याद आ जाए, हम अक्सर क्रिकेट मैच देखते हुए जब एकदम से एक एनर्जी का अनुभव करते हैं, जब हमारे सामने कोई देशभक्ति की बात आती है, तब हम जिस एनर्जी का अनुभव करते हैं अपने अंदर, वो इसी एड्रेनलिन के कारण होता है। और ये एड्रेनलिन जो होती है ये हमारे संवेगात्मक व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो संवेगात्मक व्यवहार जो है उस पर इसका असर पड़ता है। संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण, संवेगात्मक व्यवहार पर इसका नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि, एड्रेनलिन रश के बारे में हमने जाना। इसके बाद आइए जानते हैं थायराइड को। थायराइड, तो इसकी लोकेशन कहां है? गले के पास स्थित है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ये एडम्स एप्पल जो पुरुषों में या बालकों में किशोरावस्था में नजर आता है, आवाज में जो परिवर्तन होता है, ये सब इसी कंठ ग्रंथि जिसको हम थायराइड कहते हैं इसके कारण दृष्टिगत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, जो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जिसके कारण भोजन शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। खाना खाने से जो हमें ताकत मिलती है वो ऑक्सीडेशन के कारण मिलती है, और उस ताकत को हमारे शरीर तक पहुंचाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है वो थायराइड की होती है। इसकी कमी से अक्सर बौनेपन जैसे रोग भी देखने को मिलते हैं। अति क्रियाशीलता, अति सक्रियता किसी व्यक्ति में होती है तो वो थायराइड के कारण होती है। ये, अब इन ग्रंथियों की एक बात याद रखिएगा, ये अगर आवश्यकता से कम हो शरीर में, इनके द्वारा सीक्रेट करे हुए हार्मोन अगर आवश्यकता से कम शरीर में आए, जिनका स्राव अगर कम हो तो भी नुकसानदेह है, आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तब भी नुकसानदेह है। तो दोनों चीजें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यौन ग्रंथियों की, जिनको सेक्स ग्लैंड्स या फिर गोनाड्स कहते हैं। तो पुरुषों में ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन, और स्त्रियों में होते हैं, मैं यहां पर मेल्स लिख देता हूं, स्त्रियों में एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल्स में होते हैं। तो बस इन्हीं के कारण जो भी पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुण पुरुषों में और स्त्रियों में परिलक्षित होते हैं, वो इन्हीं यौन ग्रंथियों के कारण, इन्हीं गोनाड्स के कारण होते हैं। तो इन ग्रंथियों के आपको नाम याद रखने हैं, कुछ इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद रखनी है। एक आध बात, ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, क्योंकि हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हें समझना है, ना कि इन्हें जीव विज्ञान या बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से। अब इसके बाद एक और जो जैविक कारक हमने पढ़ा था वो है तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो मस्तिष्क मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह आप सभी जानते हैं। हमारा जो एक तरह से प्रोसेसिंग है शरीर की, वो सारी इसी मस्तिष्क की वजह से हो रही है। यह काम नहीं करेगा तो शरीर किसी भी काम का नहीं है। तो मस्तिष्क शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग है। एक स्थिति विशेष में यह हमारे शरीर को ऐसा आदेश देता है कि आपको क्या करना है। कैसे? मान लीजिए कि ये जो पेन है ये कोई गर्म पदार्थ है, अब मैंने इसको गलती से हाथ टच किया, अब मेरे जो संवेदी अंग है वो यहां से सेंसेशन जो है वो पूरे शरीर तक पहुंचाएंगे, मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, माफ कीजिएगा, और मस्तिष्क फिर हाथ को ऑर्डर देगा, आदेश देगा कि आपको अपना हाथ पीछे खींच लेना है। अब ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये जो कार्य करने का तरीका है, ये जो संवेदन, प्रत्यक्षीकरण और नर्वस सिस्टम, स्नायुविक तंत्र का जितना बेहतरीन क्रियाशील होना है, यही आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। हम कई बार नहीं कहते कि यार ये आदमी तो बड़ा सुस्त है, इसको 2 बार बोलो तब ये सुनता है, जानबूझकर नहीं सुनता। हो सकता है कि उसका नर्वस सिस्टम, उसका रिफ्लेक्सेस इतने कमजोर हो कि उसको एक बात कहें तो दूसरी बार उसे पता चले अच्छा 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 मेरे बारे में कह रहे थे, ओहो हो क्या है। दिमाग जो है वो इतना ज्यादा तरीके से फंक्शनैलिटी ही ना करता हो। तो ऐसे में मस्तिष्क जो है वो महत्वपूर्ण अंग है और किसी स्थिति विशेष में ये आज्ञा देता है, आदेश देता है कि क्या करना है। इसीलिए तंत्रिका तंत्र एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बुद्धि यानी आईक्यू, आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण में बुद्धि एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो व्यक्तित्व के निर्धारण में हालांकि जब हम बुद्धि को पढ़ेंगे तो यह बात मैं और स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि बुद्धि व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जरूर है, लेकिन यहां पर बुद्धि का मतलब ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। इंटेलिजेंस अलग चीज होती है, ज्ञान अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है, इंटेलिजेंस अलग चीज है। निर्धारण में अहम भूमिका व्यक्तित्व के निर्धारण में अहम भूमिका किसकी होती है? बुद्धि की। तो बुद्धि की व्यक्तित्व के निर्धारण में अहम भूमिका होती है, बुद्धि यानी कि आईक्यू। बस आपको ये पॉइंट से याद रखने हैं, प्रश्न आ जाए कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला निम्न में से जैविक कारक कौन सा नहीं है। अब एक लिख दिया जाए शरीर, दूसरा लिख दिया जाए अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा लिख दिया जाए तंत्रिका तंत्र और चौथा लिख दिया जाए विद्यालय। उत्तर क्या होगा? विद्यालय। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे। ठीक है, यहां पर हमारे जैविक कारक कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं, आइए, पर्यावरणीय कारकों की। तो पर्यावरणीय कारकों में वो सारे कारक जो एनवायरमेंटल हैं, और किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आपके व्यक्तित्व पर अपना असर डालने की कोशिश करते हैं। आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात मनोवैज्ञानिक कारकों की। मनोवैज्ञानिक कारकों में जो सबसे पहले मुझे याद आता है वो है रुचि। किसी काम में आपकी रुचि है, आपका स्पोर्ट्स में अगर आपकी रुचि है तो वो आपके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाएगा। आप स्पोर्ट्समैन को अपने एक तरह से कह सकते हैं फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं की तरह बने रहने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी वाकई में स्पोर्ट्स में बहुत एक हद से आगे की रुचि है तो आपकी रुचि किस कार्य में है, वही कार्य आपके व्यक्तित्व को भी एक तरह से डिजाइन करने की, एक तरह से उसका निर्धारण करने की कोशिश करते हैं।
जैसे रुचि के बाद आता है महत्वाकांक्षा। कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी ही नहीं है, वो परीक्षा में सफल ही नहीं होना चाहता। उसको अगर एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो उसे लगता है चलो कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, इतनी मेहनत करी थी, अब इससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगी। तो अगर उसकी महत्वाकांक्षा का स्तर वैसा नहीं है, उसमें उपलब्धि अभिप्रेरण वैसा नहीं है, तो आप एक समय बाद ये मान लेंगे ना कि यार इसके अंदर वो बात ही नहीं है कि ये सफल हो जाए, इसके अंदर वो, इसकी पर्सनैलिटी में वो बात ही नहीं है जो एक किलर इंस्टिंक्ट वाले, एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, एक एस्पिरेंट में होती है। तो उपलब्धि अभिप्रेरण का स्तर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वाकांक्षा का स्तर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अभिवृत्ति आपकी, किसी भी चीज को लेकर आपका कैसा एटीट्यूड है, ये आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। हम कई बार कुछ साथियों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हमें लगता है कि हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमें कोई एक ऐसे भैया या ऐसी कोई दीदी मिलते हैं जो एक बार, दो बार, तीन बार तैयारी कर रहे हैं, घर में काफी उनके संकट है, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, उसके बावजूद भी एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति का अपनी परीक्षा को लेकर इतना सकारात्मक रवैया है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मेरा क्यों नहीं है। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड मनोवैज्ञानिक रूप से आपके व्यक्तित्व को जरूर प्रभावित करता है, अगर आप स्वयं में उसे जन्म देते हैं और स्वयं में उसे बनाकर रखते हैं। तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है इच्छा शक्ति, विल पावर। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये कुछ पर्यावरणीय कारक हैं, इनको हमने समझा। आइए अब जानते हैं सामाजिक कारकों को। सामाजिक कारकों में सबसे पहला जो कारक हमें समझ में आता है, सबसे पहला, क्योंकि सामाजिकता का प्रारंभ ही उसी कारक से होता है, और वो है परिवार। कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, आप समझिए, व्यक्तित्व का एक बड़ा सटीक देसी उदाहरण आपको देता हूं। कोई आदमी कोई गलती करता है तो हम आपस में क्या बात करते हैं कि यार इसके मां बाप ने इसको यही संस्कार दिए होंगे। किसी के व्यक्तित्व की एक विशेषता को आपने किससे समझाया? उसके मां बाप के दिए हुए संस्कारों से। और यह जब हम कह रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि ये पर्यावरणीय कारक, सामाजिक कारक, खासतौर पर परिवार, जिसमें माता पिता द्वारा घर में रखा गया अनुशासन, माता पिता का कैसा रवैया है, उसके माता पिता या परिवार किस प्रकार का है, संयुक्त परिवार है, विघटित परिवार है, परिवार में कोई अगर परेशानी है नहीं है, बच्चे कितने हैं परिवार में, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, सामाजिक रूप से प्रभावित करती है। सामाजिकता की दूसरी इकाई की ओर चलते हैं। तो सामाजिकता की दूसरी इकाई क्या है? पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, ताकि आपको सहूलियत हो। दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो सामाजिकता का है वो है विद्यालय। बताइए भाई, विद्यालय क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और विद्यालय में तीन चीजें हैं जो साथ में प्रभावित करती हैं। पहला तो है छात्र छात्राएं, शिक्षक और कक्षा कक्ष। ये तीनों चीजें अपने अपने रूप से भूमिका निभाती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने में। विद्यालय के बाद जो तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है पड़ोस। आप एक ऐसे समाज में या आप एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहां पर आप जब कभी बाहर निकलते हैं और आप कहते हैं मैं सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, या मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, या मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, या मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, तो आसपास के सब लोग ऐसे देखते हैं, बोले ये देखो ये आया पढ़ेसरी, इस मोहल्ले में कोई आज तक पढ़ा हुआ नहीं है, ये बनेगा कलेक्टर हमारे। तो ऐसे लोग जब आपको हतोत्साहित करेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। लेकिन अगर ठीक उसी प्रकार से आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिले
लेकिन उसी समय अगर आपको कोई व्यक्ति मोटिवेट करे और बोले अरे वाह तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कैसी चल रही है भाई तैयारी, बोला साहब बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड, मेहनत करो, तो आपका जो रवैया है, आपकी जो तैयारी है, उस पर उन लोगों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव महसूस करोगे और वो जो पॉजिटिविटी है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में भी रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए पड़ोस, आपका जो ग्रुप है, आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, यह भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसके अंदर समाज स्वयं है। समाज की अन्य सभी इकाइयां, समाज की अन्य इकाइयां जो भी हैं, वो अपनी भूमिका इसमें निभाती है। तो इस तरह से हम सामाजिक कारकों को समझ लेते हैं। सामाजिक कारकों को समझने के बाद आती है संस्कृति। संस्कृति जो है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जैसे हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग जो होते हैं वो अपन ऐसे नहीं बोलते यार गांव का है, बड़ा भोला होता है, सिंसियर होता है, सीधा साधा होता है। तो ये व्यक्तित्व के कुछ गुण हैं जो किस बात से आपने बताए कि वो ग्रामीण परिवेश का है। कोई ग्रामीण परिवेश का है तो आपने ऐसे बोल दिया। तो संस्कृति व्यक्ति का जो एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तित्व है, उसमें अहम भूमिका निभाती है। संस्कृति की व्यक्तित्व के निर्धारण में अहम भूमिका होती है। संस्कृति के बाद आता है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय क्या है साथियों? भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय है वो फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में रह रहे हैं। अब राजस्थान का जो व्यक्ति है, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया जानती है कि ये जो व्यक्ति होगा ये बहुत कम पानी में सरवाइव कर सकता है। राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत तेज तापमान, बहुत ज्यादा तापमान अगर है तो उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो यह भी उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है कि वो किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण जिसमें वो रह रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करे। तो यहां पर भौतिक पर्यावरण से हम 2-3 बिंदु निकाल लेते हैं। क्या कि प्रदेश, क्षेत्र, वातावरण। ये जो भौतिक पर्यावरण है आपका, ये किस प्रकार से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और एक 5वां कारक आर्थिक कारक, और आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो होती है, आर्थिक स्थिति का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। किसी की आर्थिक स्थिति अगर सशक्त है तो वो संपन्न होगा तो उसके व्यक्तित्व में वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो वो थोड़ा सा दबेगा, थोड़ा सा गंभीर रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को अंडरडॉग की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा इंफीरियर समझने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती है और उसमें अपनी भूमिका दर्ज करवाती है। तो यहां पर हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जाने, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को जानने की कोशिश करी। आइए एक एक करके आज के लेक्चर में जो भी समझा उसको एक बार डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से आया हुआ है, मुखौटा इसका अर्थ होता है, और ये अल्फ्रेड एडलर की किताब में इंडिविजुअल साइकोलॉजी में जीने के ढंग नाम से परिभाषित है। कैटल कहते हैं कि एक ऐसी चीज जिसके जरिए आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति क्या करेगा। आलपोर्ट जिसको पहले भीतरी गुण कह रहे थे उसको अंत में उन्होंने मनोदैहिक विशेषता कहा, और इसी मनोदैहिक विशेषता को आगे चलकर सारी दुनिया ने माना कि किस प्रकार से मनोदैहिक विशेषताओं का एक गुण है, मनोशारीरिक, मनोदैहिक, और इसीलिए शारीरिक मानसिक दोनों घटक इसमें शामिल हैं।
विभिन्न शील गुणों का समूह है जो संगठित स्वरूप में कार्य करता है, परिवर्तनशील है और वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हमने जानने की कोशिश करी थी। उसके बाद हमने व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। उसमें व्यक्तित्व अनोखा, अद्वितीय, विशिष्ट है। वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव इसमें पड़ता है। ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष इसमें शामिल हैं। अभ्यास, अनुभव और अधिगम की इसमें भूमिका है। परिवर्तनशील है और इसमें परिमार्जन की संभावना भी बनी रहती है। शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का समुच्चय है। विवेचना में आत्मचेतना का महत्व है। गुण इसके अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं ज्यादातर, और कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो गत्यात्मक होते हैं, यानी समय के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित शब्द कुछ हमने एनसीईआरटी से लिए थे। स्वभावशील गुण, स्ववृत्ति, चरित्र, आदत और मूल्य, इनके अर्थ को जानने की कोशिश करी। और फिर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें शारीरिक, जैविक, आनुवंशिक और पर्यावरणीय 2 प्रकार के कारक हमने देखे। उसमें शरीर था, जिस पर वंशक्रम का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनके अंदर हमने पीयूष ग्रंथि को देखा। पीयूष ग्रंथि के बाद एड्रिनल ग्लैंड को देखा। उसके बाद हमने कंठ ग्रंथि यानी थायराइड को देखा, और बाद में यौन ग्रंथि को देखा। जैविक और आनुवंशिक में हमने तंत्रिका तंत्र और बुद्धि की भूमिका को भी जानने की कोशिश करी। वहीं पर्यावरणीय कारकों में हमने पहले मनोवैज्ञानिक कारक देखे, उसके बाद सामाजिक कारकों को देखा। सांस्कृतिक कारक या संस्कृति की जो भूमिका है वो जानने की कोशिश करी, और अंत में भौतिक और आर्थिक कारकों को जानना चाहा। अगली वीडियो जो है उसमें हम व्यक्तित्व का जो प्रारूप और विशेषक उपागम है उसको जानेंगे। क्या व्यक्तित्व का प्रारूप उपागम है, क्या व्यक्तित्व का विशेषक उपागम है, और इस वीडियो में हम अभी विदा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।